3 लाख लोगों की मौत, हर बार अलग तरीके से, लेकिन बेरहमी पूरी। आपके देश के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, बट आपके पास एक शानदार पैलेस है। आपके लोग आपसे प्यार करते हैं, बट आप खुद अपनी बीवी को मार देते हो। एक्चुअली सिर्फ मार नहीं देते हो, हाथों को काटकर पैरों की जगह पर और पैरों को काटकर हाथों की जगह पर सिल देते हो। है ना एक डरावना ड्रीम, बट इट्स नॉट अ ड्रीम, ये एक हकीकत है। ये शख्स जिसको आपने भी जिया है, ये है युगांडा का डिक्टेटर ईडी आमीन। तो ईडी आमीन की कहानी शुरू होती है 1924 से लेकर 25 के बीच में, जब ये बचपन में ही पैदा हो गया था। ये वो वक्त था जब आपका देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। आप ऐसे ट्राइब में पैदा हुए थे जिनके लिए जानवरों या इंसानों का खून पीना एक आम बात थी। आपके मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हो जाता है एंड अभी आप सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 साल के वो बच्चे हो जिसको अभी अपना नाम तक ढंग से नहीं पता। एंड आप ये सीख रहे हो किसी ह्यूमन का खून पीना आपके रिचुअल में है, तो आपके लिए किसी को मारना या उसका खून पीना एक नॉर्मल बात है। आपकी मदर ने ही आपका सारा पालन पोषण किया है। तुम इतने गरीब थे कि तुम्हें अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करने का मौका नहीं मिल पाया। तुमने घर संभालने के लिए वो एक हर काम किया जो एक बच्चा यूजुअली नहीं करता है। तुम्हारे अंदर कितनी नफरत बढ़ जाएगी जिंदगी से तुम सोच ही सकते हो। इन दी एंड तुम थक हार के, यानी ईडी आमीन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट कुक। सो ब्रिटिशर्स को इनिशियली ईडी का बहुत ज्यादा फायदा मिला था। उन्हें एक ऐसा सोल्जर चाहिए था जो हर ऑर्डर को बिना सोचे समझे फॉलो कर सके। ईडी ने ब्रिटिशर्स के अंडर वो सब सीखा जिससे वो उनका दिल जीत सकता था। उसको कुछ ऐसी स्किल्स थी जो कि एक काबिल सोल्जर बनाती थी, जैसे बॉक्सिंग, स्विमिंग, रग्बी। ईडी आमीन ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी अफ्रीका को सिस्टम में लाने के लिए। इतना लॉयल था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो अपने ही लोगों का खून कर देता था या फिर ज़मीन में दफना देता था। 1952 से लेकर 1960 के बीच एक रिवॉल्ट चला था केनिया एंड सोमालिया के बीच, जिसका नाम था माऊ माऊ रिवॉल्ट। इतना रफ सोल्जर था कि वो सामने वालों को जमीन में ही गाड़ देता था। अपनों को ही बेवजह मारना ईडी आमीन की एक फितरत से बन गई थी और ब्रिटिशर्स की नज़रों में भी वो आ चुका था। उसका रैंक बढ़ता चला गया। इतना बड़ा रैंक हो गया ईडी का कि वो ब्रिटिश आर्मी का 2nd हाईएस्ट सर्विंग रैंक होल्डर बन चुका था। इस पूरे सफर में ईडी को एक व्यक्ति और मिला जो कि उसका आगे चल के बेस्ट फ्रेंड भी बना था, जिसका नाम था मिल्टन ओबोटे। ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक के अंडर ही गोल्ड, आर्मरी, एम्यूनेशन और कॉफी की स्मगलिंग शुरू कर दी थी। ये वो टाइम फ्रेम था जब दोनों ने अपनी पावर का पूरा मिसयूज किया था, बट जब तक ब्रिटिशर्स को खबर लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिकॉज अब युगांडा का इंडिपेंडेंस नजदीक था। 9 अक्टूबर 1962, इंडिपेंडेंस ऑफ युगांडा। मिल्टन ओबोटे प्रेसिडेंट बनता है एंड ईडी आमीन बना कमांडर एंड चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड थे एंड एक टाइम ऐसा था कि दोनों के दोनों एक ही लेवल पर काम किया करते थे। अब तुम ही बताओ कि ईडी जैसा इतना बेरहम आदमी और खुदगर्ज आदमी कैसे एक्सेप्ट कर सकता था कि उसी का दोस्त सेम लेवल पर रहने के बाद भी अब उसका प्रेसिडेंट था, यानी कि सीनियर था। तो ईडी आमीन का सिर्फ अब एक ही मकसद था, ओबोटे की मौत, और इसीलिए ईडी ने एक आर्मी भी खड़ी कर दी अगेंस्ट ओबोटे। एक ऐसी आर्मी जो कि ईडी के सिर्फ एक इशारे पर ओबोटे को खत्म कर सकती थी। बट जैसे ही ओबोटे को ये सब पता चला, उसने ईडी को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस से डिमोट करते हुए उसे बना दिया था चीफ ऑफ द आर्मी। बस यही थी आग में घी डालने वाली बात। अब ईडी के बदले की आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ईडी का कनेक्शन बाकी आर्मी से भी कट चुका था और उसका इन्फ्लुएंस भी काफी कम हो चुका था। अब उसे ओबोटे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मुर्दा एंड प्रेसिडेंट की कुर्सी चाहिए थी उसे जिंदा। और गैस कर सकते हो कि ईडी ने किस तरीके से उसको मारा या फिर किस तरीके से वो प्रेसिडेंट बना था, एक अच्छा आदमी बन के। यस, ईडी जैसा आदमी एक अच्छा आदमी बन गया था। लोगों के बीच जाता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, उनके साथ डांस करता था, उनके साथ खुशी से रहता था, और यही काम वो सालों तक पूरे पेशेंस के साथ करता रहा। एंड आखिरकार ईडी ने ये सब काम करके सारे युगांडा वासियों का दिल जीत लिया था। अब वो दिन आने वाला था फाइनली जब ईडी प्रेसिडेंट बनने वाला था युगांडा का। बट